नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है पीसीसी चीफ कुलदीप राठौर। जी हां, उनसे सवालात का सिलसिला हम शुरू करेंगे। और कुलदीप जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हिमाचल अभी अभी पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी, सबसे पहले कहीं ना कहीं सवाल खुद लाजमी हो जाता है इस वक्त, अगर हम देखें हिमाचल के संदर्भ में, तो जो तस्वीरें हमने पिछले कुछ दिनों में देखी, राज्यपाल प्रकरण हुआ, विधानसभा में जो कुछ हुआ, कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें हमने पहले कभी नहीं देखी थी। और कहाँ हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि विपक्ष सदन में जाएगा, सरकार से सवाल करेगा और इतने मुद्दे थे आप लोगों के पास। लेकिन फिर भी ये क्या हुआ कि अभिभाषण को ना पूरा उन्होंने पढ़ा, ना आपने सुना, और आपके विधायक गाड़ी को रोकने तक वहां पर आ गए। आखिर चाहते क्या थे, क्या कि गाड़ी से उतरकर दोबारा अभिभाषण पढ़े? देखिए, जो भी ये प्रकरण जी। हुआ निश्चित तौर पे दुखद है, नहीं जी। होना चाहिए था। जी। लेकिन इसके लिए जिम्मेवारी किसकी बनती है? देखिए, अब जितनी बातें आपने कही हैं, जी। मैं कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ। जी बिल्कुल। क्योंकि जब राज्यपाल महोदय ने जी। अपना आधा अधूरा अभिभाषण पढ़ा, जी। उसके बाद चल दिए। जी। कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो जी। चाहते थे कि कम से कम उन्हें जानकारी होनी चाहिए थी। जी। विपक्षी दल होने के नाते जी। दायित्व तो ये बनता था कि वो प्रोटेस्ट करते। जी। उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जी। उनके जो विधायक हैं, जी। विधानसभा के जो उप सभापति हैं, जी। वो हमारे विधायकों को धक्के देते हुए नजर आए। क्या ये जरूरी था? इस प्रकरण को जो है टाला जा सकता था। और उसके बाद क्या हुआ कि एक तरफा कार्रवाई हुई। जी। हमारे जो विधायक हैं उनको निलंबित कर दिया गया, उनके खिलाफ केस बने। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तो शामिल थे, उन पे केस क्यों नहीं बने? उपसभापति पे केस बनता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है वो विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती थी। उसके बाद हमारे विधायकों ने प्रोटेस्ट किया जी। और पूरी पार्टी अपने विधायकों के पीछे खड़ी हुई। हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी एजिटेशन किया। और आज 5 तारीख को जिला मुख्यालयों में ज़्यादातर जगह पे हमारे धरने हो रहे हैं और कल की भी हमारी योजना थी। लेकिन आज जो है विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के आला मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज, वो प्रस्ताव लेके आए और जो निलंबन है उसे ख़त्म कर दिया गया। मुझे लगता है अच्छी बात है। आज जो हुआ वो ठीक हुआ, क्योंकि कल बजट पेश करना है। अब आप बजट पेश कर रहे हैं, विपक्ष है नहीं, तो क्या स्थिति होती? मुझे लगता है सरकार ने जो फैसला लिया वो ठीक है। अगर ये पहले हो जाती बात तो ये नौबत ही नहीं आती। खैर, प्रदर्शन तक कुलदीप जी जायज है बात की, विपक्ष का काम है प्रदर्शन करना। लेकिन तस्वीरें हमने देखी और हमने तस्वीरें दिखाई भी। हमने उपाध्यक्ष जो हंसराज, उनकी भी तस्वीरें दिखाई, मुकेश अग्निहोत्री की भी तस्वीरें दिखाई। प्रदर्शन तक जायज है, लेकिन जिस तरीके से राज्यपाल की गाड़ी के आगे आना, वहां पर जिस तरीके से गाड़ी पर मुख्यमंत्री ने भी कहा कि मैंने खुद देखा कि विपक्ष के नेता जो है राज्यपाल के सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई। देखिए, अगर मैं ये बात कहूँ जी कि पूर्व में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं जी, उनका क्या आचरण रहा है? जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं, उन्होंने तो विधानसभा के अंदर जो है ऐसी स्थिति पैदा की जो नहीं होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि आज मामला सुलझा दिया गया है। तो अब मैं तो ये कहूँगा कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। खैर, जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे के लिए ऐसी स्थिति नहीं होनी। खैर कुलदीप जी, देर भले हो गई हो, देर हुई है, आप भी मानते होंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि पिछले दिनों 2-4 दिन के बाद ही क्यों ना, अगर राज्यपाल से मिलने तो कम से कम जा सकते थे विपक्ष के नेता भी? राज्यपाल के साथ हुआ, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरे साथ होता मैं माफ कर देता, लेकिन राज्यपाल के साथ हुआ है। राज्यपाल के साथ मिलकर जाकर ना माफी मांगते, सुक्खू जी ने भी कहा कि मुझे खेद है, खेद भी प्रकट न करते, एक बार मिलने जरूर जाते। लेकिन क्योंकि प्रकरण पूरा हुआ जरूर, वो हमने देखा, तस्वीरें बेहद। देखिए, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि आज ये मामला सुलझ गया जी, अब गलती एक तरफा नहीं। जी बिल्कुल, सरकार की भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है जी। लेकिन मुझे लगता है कि अब जब मामला सुलझा दिया गया है जी, तो अब इस बात को हमें यहीं बंद करना चाहिए। आगे ऐसी स्थिति ना हो, उसके लिए हमें जो है सजग रहना हो। जी बिल्कुल। खैर कुलदीप जी, जो निलंबित विधायक थे,
2-3 दिन तक बाहर धरने पे बैठे रहे। मेरा 2-3 दिन का कहने का मतलब है कि बाकी विधायक जो है वो कुछ देर तक उनके साथ बैठे, फिर अंदर जाकर सदन में चले जाते थे। तो क्या आपको नहीं लगा कि 2-3 दिन जब उनको अकेले छोड़ देना और फिर गलत मैसेज गया हो कि पूरा अब 2 दिन से मैं कहूँ कि कल से वो उनके साथ बैठे रहे, पूरी तरीके से सदन में नहीं गए, लेकिन 2-3 दिन तक अकेले उनको रहने दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एकजुट ना होने का सवाल यहीं से नहीं, खड़ा हो ऐसा जाता है? कुछ नहीं है, ये एक रणनीति के तहत था। जी अब सारे के सारे विधायक पूरा बाहर बैठते, वो भी ठीक नहीं था। जी लेकिन पिछले कल प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जी। माननीय श्री वीरभद्र सिंह, जी वो भी धरने में शामिल हुए, जी। मैं भी उनके साथ था। जी तो कल सारे विधायक हमारे मौजूद जी। थे। कांग्रेस पार्टी का जो विधायक दल है वो जी। इकट्ठा है, एकजुट है, जी पूरी पार्टी अपने विधायकों के साथ है। जी अगर हम एकजुटता प्रदर्शित ना करते जी तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जी। वो अपने फैसले से पलटती? जी, कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि 86 वर्ष के नेता, पूर्व सीएम, 6 बार के मुख्यमंत्री को आना पड़ा, तब जाकर गतिरोध टूटने की नौबत आई है। तो उसमें क्या गलत बात है, बताइए आप। अब हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं, जी हमारे बुजुर्ग हैं, अगर वो आए तो उसमें क्या गलत बात है? जी अगर कहीं पार्टी संकट में होगी या कोई जी। ऐसी स्थिति होगी जी तो वीरभद्र सिंह जी ही आएंगे, उसमें जी। गलत बात क्या है? जी, उसमें कह रहा है वो, चाहे सरकार के देखें या लोगों की हमने जब राय जाननी चाहिए, तो लोग कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र एक कांग्रेस के पास वीरभद्र सिंह जी है, और ब्रह्मास्त्र अगर है तो अब उन्होंने तो कह दिया है कि मैं अगली बार मुख्यमंत्री नहीं हूँ। देखिए, आने वाले समय में क्या होता है जी तो परिस्थितियाँ जी बिल्कुल। क्या करवट लेती है जी उस पर निर्भर करता है। और मैं तो बार बार ये कहते आया हूँ जी कि वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा कद है जी हिमाचल। बिल्कुल। हिमाचल की राजनीति में अगर हम कहें, जी डॉक्टर परमार के बाद अगर किसी का नाम है जी वो वीरभद्र सिंह जी बिल्कुल। है। तो वीरभद्र सिंह जी का आज कांग्रेस पार्टी के साथ आशीर्वाद है, जी प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद है। जी मैं उनकी ब्लेसिंग से आगे बढ़ रहा हूँ, जी पार्टी उनकी ब्लेसिंग से आगे बढ़ रही है, और उनके आशीर्वाद से ही हम कांग्रेस पार्टी हिमाचल में सत्ता वापसी करेंगे। खैर, कल बजट पेश होगा सर, तो बजट पेश होगा, बजट को लेकर कोई आपका राय मशवरा गया हो मुख्यमंत्री के पास, या कोई उम्मीद आप लगा बैठे हो? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि जिस तरह से केंद्र सरकार का बजट आया जी लोगों को राहत नहीं मिली, और अब ये बजट जो आने वाला है जी इसमें भी मुझे लगता नहीं कि कोई राहत जो है मिलने वाली है। आज आप अगर प्रदेश के हालात देखें, जी आज महंगाई चरम सीमा पे है, जी आम आदमी का जीना दूभर हो गया। आप डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आप महिला से पूछो कि आज किचन चलाना कितना मुश्किल हो गया। आप गरीब आदमी से पूछो जी कि 2 जून की रोटी कितनी महंगी पड़ रही है। बेरोजगारी चरम सीमा पे, हिमाचल बेरोजगारी के आंकड़े में तीसरे नंबर पे है। और अभी कोरोना के समय तो बेरोजगारी का आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हुई, जी हमारे जो नौजवान प्रदेश से बाहर काम करते थे उनकी छटनी हुई, वो भी वापस आए। वो आंकड़ा तो सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। उसी तरह से भ्रष्टाचार में के मामले कोरोना के समय में भी आए। जी मैं तो ये कहूँगा कि कोरोना काल में भाजपा ने तो आपदा को अवसर के रूप में ढूंढा। सैनिटाइजर घोटाला, पीपीई किट घोटाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, भूमि घोटाला, किसान निधि घोटाला, कितने घोटाले हुए सरकार में। जी आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, कानून व्यवस्था लचर है। जी हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ा है। कोरोना के समय में लोगों को दरकार थी कि सरकार मदद करती। किसकी मदद हुई? कोई किसानों की मदद हुई, कोई मजदूरों की मदद हुई, कोई गरीबों की मदद हुई। हमारे जो बड़ी बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री है ख़त्म होकर रह गई, उन्होंने तो किसी की मदद नहीं की। हमारे जो छोटे उद्योग हैं, हमारे जो MSME है, जी लघु सूक्ष्म उद्योग हैं, किसी की मदद नहीं हुई। तो इस सरकार ने मदद की किसकी? आज विकास प्रदेश में बंद पड़ा है। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं, 3 वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ। लगातार कर्जा ले रहे हैं। जी अब कर्जा ले रहे हैं तो कर्जे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? अगर विकास में होता तो हमको समझ आता है। जो इनके आला मंत्री हैं जी या बड़े अधिकारी हैं, उनके लिए लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन 3 वर्षों में प्रदेश में विकास बिल्कुल बंद पड़ा है, कहीं विकास नज़र नहीं आ रहा। जी
और जहाँ तक बजट की बात है, मुझे लगता नहीं कि इस बजट में कोई ज़्यादा हमें उम्मीद है। जी अगर कोई अच्छा काम कल कोई अच्छा बजट पेश करते हैं जी, तो हमें खुशी होगी, पर मुझे लगता नहीं कि इस तरह की कोई बात होगी। आप सराहना करेंगे? निश्चित तौर पे अगर लगेगा हमें जी। ठीक है, हम क्यों नहीं करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं सर। दिसंबर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021, 3 महीने तक लगातार जयराम सरकार ने कर्ज लिया। जब उनसे पूछा गया कि कर्ज ही ले रहे हो तो बार बार कह रहे हैं कि पिछली सरकार का कर्ज है, पिछली सरकार ने ये प्रथा चलाई हुई है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल में संसाधन कम है। जी बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ हमारी सरकार के वक्त भी कर्जा लिया जी गया, लेकिन उस कर्जे का इस्तेमाल कहाँ हुआ? प्रदेश के विकास में हुआ। स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए, सड़कें बनी, काम हुआ ना, विकास दिख रहा है, सामने दिख रहा है विकास। और आज जो हमारी सरकार के समय में जो काम शुरू हुए थे, वो जो काम अब पूरे हुए हैं, जी ये तो उनका फीता काट रहे हैं। मुझे ये बताइए कि इन्होंने उस कर्जे का इस्तेमाल कहाँ किया? विकास के लिए किया होता तो शायद हम कहते कि ठीक कर रहे हैं, जी पर मुझे नहीं लगता कि आज प्रदेश में उस कर्जे का सही इस्तेमाल हो रहा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की केंद्र से कितनी मदद हुई। मैंने पहले कहा कि हमारे संसाधन कम है। जी जब भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने तो हिमाचल को बनाया, हिमाचल उनकी वजह से अस्तित्व में आया, जी, पूर्ण राज्य का दर्जा बिल्कुल दिया। बिल्कुल। राजीव गांधी जी ने दिल खोल के हिमाचल की मदद की, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में मदद हुई, नरसिम्हा राव के वक्त में मदद हुई। मुझे ये बताइए कि मोदी जी ने कितनी मदद की हिमाचल की? मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि सब। मैं कहना चाहता हूँ इस पे ना, आज हमारे जो एक मंत्री हैं दिल्ली में, जी अनुराग ठाकुर हमारे मंत्री जी, हैं, और बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से। कितना बड़ा जी। प्रतिनिधित्व है, इतनी मदद हुई हमारी। जी मोदी साहब हिमाचल आए, हम बार बार कहते आए कि कोई सौगात दे के जाएं। जी कौन सी सौगात दी? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल के जो मुख्यमंत्री, मैंने उनको कहा जी कि विपक्ष आपके साथ खड़ा है, आप हिमाचल की आवाज़ को दिल्ली में बुलंद करें। जी जैसे हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, जी जो पहाड़ी राज्य हैं, उनको मदद मिलती है, लेकिन हिमाचल को नहीं मिली। लेकिन मुझे लगता है हमारे जो मुख्यमंत्री है वो मोदी साहब से डरते हैं, वो हिमाचल का पक्ष रखने में भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हमने तो कहा कि विपक्ष आपके साथ खड़ा है, आप हिमाचल के हक की बात करें। अब मुख्यमंत्री हिमाचल के लिए कुछ मांग नहीं रहे, हमारे जो यहाँ से मंत्री हैं वो कुछ नहीं मांग रहे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कुछ नहीं मांग रहे, तो हम किससे जाके बात करेंगे? अभी जो 4 लेन की बात थी, क्या हुआ उसका? मुकर गए कि नहीं? रेलवे की बात हुई जी, हम लेह तक रेलवे लाइन बनेगी, क्या हुआ? पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं, परसों आए थे कि अब हम पूरा इसका विस्तार दोबारा से होंगे, सर्वे नहीं, अब दोबारा से सर्वे पे आए। जी। तो मुझे ये बताइए कि कहाँ पे हिमाचल की मदद हुई है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है, हिमाचल की सरकार है, ये हिमाचल के इंटरेस्ट को वॉच नहीं कर पा रही है, और इसलिए आप देख रहे होंगे कि आज इस सरकार का जो ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन जो है गिरता जा रहा है। सर, मंडी में अभी मुख्यमंत्री साहब आए थे, शिलान्यास जब शिवधाम की बात होती है तो उन्होंने कहा था कि जब आप जिक्र कर रहे हैं कि मोदी केंद्र सरकार की तरफ से मदद का, तो उन्होंने कहा कि करीब 600 प्रोजेक्ट अटके हुए थे, लेकिन मैं जब दिल्ली गया तो मैं तो अपनी बात रखने गया, लेकिन उससे पहले ही मोदी जी ने करवा दिया था। देखिए, ये सारी झूठी प्रशंसा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। मुझे उनकी किसी बात पे विश्वास नहीं है। खैर सर, आपने कहा आय के साधन कम है। अभी कुछ देर पहले की मैं बात करूंगा, सदन में सत्तापक्ष के सदस्यों ने संकल्प प्रस्ताव में भांग की खेती को नशा रहित लीगल करने की मांग की है, और सीएम ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। सुरेंद्र शौरी ने ये कहा कि इससे रोजगार उत्पन्न होंगे ग्रामीण क्षेत्रों की, अगर हम बात करें उत्तराखंड की तर्ज पर वो कह रहे हैं। जी जी। तो अगर इस पर विचार हो रहा है, कांग्रेस पार्टी इस पे अपना क्या स्टैंड रखती है? देखिए, अभी क्योंकि ये बात चर्चा आज विधानसभा में हुई है, लेकिन मेरी अपनी पार्टी के विधायकों से बात नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इससे पहले भी लंबे समय से सर बात अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आता है
जिस प्रस्ताव से जो है हमारी संसाधन बढ़ते हैं, जी लेकिन कम से कम उसमें हमें ये भी देखना है जी कि कोई ऐसा कदम ना उठाएं जी जिससे प्रदेश में नशे का जी कारोबार बिल्कुल बढ़े। जी अब ऐसी कोई बात आती है तो निश्चित तौर पे उसमें बुराई क्या है। जी जी आगे बढ़ते हैं सर। नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाने की आपने चुनौती दी थी, बिल्कुल सीएम साहब ने कहा कि हमें मंजूर है, करवाई। ठीक। क्या लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, या क्यों आपने कहा था कि इस पर देखिए, ऐसा हो? मैंने इसलिए कहा, जी जब चुनाव हुए, हमारे जो स्थानीय निकाय नगर निकाय जी के चुनाव हुए, हमारे जिला परिषद के चुनाव हुए, बहुत संख्या में हमारे लोग जीत के आए। जी क्या खेल खेला गया, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। बद्दी में क्या हुआ, जी सोलन में वो, नालागढ़ में क्या हुआ, जी हमारे लोगों को उठा के भारतीय जनता पार्टी जी, और ले कहीं गई और सोलन में पेटियों से वो हाँ, कूड़े में और बरामद हुई मैं थी। कह रहा हूँ कि जी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया गया उन्हें। जी और सिरमौर में हमारे पास नंबर ज्यादा था, हमारे ही लोगों को तोड़ के जो है जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। बिलासपुर में क्या हुआ, पूरे प्रदेश में एक ऐसी स्थिति इन्होंने बनाई कि डरा के धमका के अधिकारियों ने धमकाया। इन्होंने जो हमारी ब्लॉक समिति थी, नगर पंचायतें थी, नगर परिषद थी, जिला परिषद थी, इन्होंने चोर दरवाजे से जो है कब्जा करने का प्रयास किया। बीजेपी कह रही है ये क्या लोकतंत्र है। बीजेपी कह रही है सर कि डराने धमकाने की नौबत आई क्यों, शायद कांग्रेस से वो खुश नहीं थे। देखिए, मैं आपको कहना चाह जी रहा हूँ बिल्कुल कि ये जब चुनाव हुए, जी भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है दीप कमल, जी वहां से एक सूची जारी हुई कि फलां फलां लोग जो हैं उनको भाजपा समर्थन देगी। अब मैं मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूँ, जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को चुनौती देता हूँ जी कि उस सूची को जारी करे, कितने लोग जीत के आए उसमें से। मुख्यमंत्री का अपना जो गृह जिला है, जी वहां जो अध्यक्ष बने जिला परिषद जी के, वो व्यक्ति बने जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया। काउंटर साहिब में भी हमने ऐसी तस्वीर मैं उनके गृह क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी वो अपने यहाँ पे चुनाव हार गए। और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी जगत प्रकाश नड्डा, उनके जिले में क्या हुआ, जी उनके जिले में जो जिला परिषद की अध्यक्ष बनी, जी वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। उसके पिता जो है इंटक के हमारे नेता हैं। पहली रात को उसको बुलाया गया, जी मुख्यमंत्री कार्यालय में उससे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराएगी, जी और दूसरे दिन उसे अध्यक्ष बना दिया गया। यही स्थिति इन्होंने पूरे प्रदेश में की। जी तभी मैंने कहा कि ये आया राम गया राम का कल्चर बंद करो, जी और आप चोर दरवाजे से जो ये कर रहे हो उसको बंद करो। मैंने कहा कि आप चुनाव चिन्ह पे जो है जी चुनाव करवाइए। कम से कम स्थिति स्पष्ट होगी, हमको भी पता लगेगा कि हम कितने कमजोर हैं, हम कितने मजबूत हैं। जी अगर मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग मानी, जी मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अब नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, हालांकि मुझे मालूम है जी कि इन चुनावों में धन बल का ये पूरा प्रयोग करेंगे, जी क्योंकि आज सत्ता इनके पास है, केंद्र में इनकी सरकार है, हिमाचल में इनकी सरकार है, पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं है, जी काफी लूट खसूट का पैसा है, पूरा लगाएंगे ये। लेकिन हमारे साथ जो है जन बल है, जी ये धन बल से लड़ेंगे, हम जन बल से लड़ेंगे, और इन्हें हम चारों नगर निगम में परास्त करेंगे। जी बिल्कुल। तो सर आपने कहा कि कहीं ना कहीं धन बल का इस्तेमाल, डरा धमका कर, तो ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल अभी दूर नहीं है। 2022 में भी कांग्रेस फिर क्या कर रही है, अपने जो उनके पार्टी कार्यकर्ता है या उम्मीदवार होते हैं उनको टिकाने के लिए एक जगह पर रहे, तो आगे की क्या रणनीति है ताकि 2022 में भी ऐसी तस्वीर ना दिखे? वहां पर भी तो धन बल, अगर ये हुआ है, अगर आप कह रहे हैं, तो वहां पर भी हो सकता है फिर उस देखिए, दौरान। मैं आपको कहना चाहता हूँ जी। कि आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सड़कों में नजर आ रही है। जी आपने देखा होगा, देर हो कि गई सर। हर जनहित के मुद्दे को लेकर हम सड़क पे आ रहे हैं। हम विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, जी हमने मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव किया। जी हर जगह पे जहां हमें लगता है कि इस आवाज को उठाने की जरूरत है, जी जनता के हित में, हम आवाज उठा रहे हैं। देखो, विपक्ष तो यही कर सकता जी है ना, बिल्कुल, विपक्ष और हम विपक्ष का दायित्व तो निभा रहे हैं। जी अभी 10 तारीख को शिमला में हम एक बहुत बड़ी जनसभा करने वाले हैं, जी अंबेडकर चौक पे, जी जिसमें हमारे हजारों पार्टी के लोग शामिल होंगे, जी और सरकार की तमाम जो जन विरोधी नीतियां हैं जी उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। देखिए, हम विपक्ष का दायित्व निभा रहे हैं, जी और हिमाचल प्रदेश की जनता देख रही है जी कि कौन क्या कर रहा है। हिमाचल की जनता बहुत ज्यादा समझदार जी है, और मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं जी कि हिमाचल में लोग ईमानदार हैं। जी बिल्कुल
वो इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। जी। आप देखिएगा 2022 में परिवर्तन निश्चित है, और अब लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि एक एक दिन इस सरकार का जो है बहुत भारी पड़ रहा है। जी सर, प्रदर्शन की जब बात आती है या सड़कों पर उतरने की बात आती है कांग्रेस की तरफ से, तो कहीं ना कहीं हमने अभी राज्यपाल प्रकरण के दौरान भी देखा, बीजेपी ने मुद्दा पहले उठा लिया था। हमने देखा कि अगले ही दिन तमाम जिला मुख्यालयों पर उनके कार्यकर्ता पुतले जलाते नजर आए। कहीं ना कहीं कांग्रेस लगता है कि इसमें भी देर कर गई। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है। जी इट वॉज ए ओवर रिएक्शन, जी। उन्होंने एकदम रिएक्ट किया। जी तो अब हम किसके पुतले जलाते? जी बिल्कुल। हम राज्यपाल महोदय के तो जला नहीं सकते जी थे, कहीं हमको भी मर्यादा रखनी है। जी लेकिन हमने लोकतांत्रिक ढंग से जो जरूरी समझा, हमने भी प्रदर्शन किया। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं सर। जब जिक्र चुनाव का हो रहा है तो लोकसभा चुनाव में हार और गुटबाजी के कारण जिस तरीके से बाद में हमने देखा अगस्त 2019 में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी और जिला ब्लॉक कार्यकारिणी भंग कर दी गई, तो इसमें आपका पद बचा रहा, लेकिन आपको मीडिया में ये कहने की जरूरत पड़ी कि पार्टी मेरे काम से कहीं ना कहीं खुश है। या बाकी जो कार्यकारिणी बनी इसमें किस तरीके से देखा आपने उस दौरान? देखिए, जब मुझे प्रदेश का अध्यक्ष जी। बनाया गया, बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं थी। जी अब मैं उन बातों पे जाना नहीं चाहता। जी प्रदेश में गुटबंदी थी, जी लेकिन मैंने कोशिश की। आज जी। पार्टी के तमाम नेताओं को मैंने इकट्ठे करने का प्रयास किया और एक मंच पे आए भी हैं, जी और काफ़ी हद तक गुटबंदी पे विराम लगा है। जी और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको मैंने विश्वास में लेने की पूरी कोशिश की, जी अभी भी कर रहा हूँ। और ऐसे लोग जो घरों में बैठ गए थे, जी उनको मैंने बाहर निकाला है। आज हम जहाँ जा रहे हैं, पार्टी के लोग निकल के आ रहे हैं, तो पार्टी की जो है गतिविधियाँ बढ़ी हैं। जी एकदम जो है, मेरे बनने के एकदम बाद लोकसभा के चुनाव हुए, और लोकसभा चुनाव के समय तो आपको मालूम है कि देश में एक ऐसा माहौल बना छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे वो चुनाव लड़ेंगे, और पूरे प्रदेश में, देश में कांग्रेस की हार हुई, हिमाचल में भी हार हुई, लेकिन हमारा उत्साह कम नहीं हुआ। उसके बाद नगर निगम के 2 उपचुनाव हुए। अब धर्मशाला में हमारे जो स्थापित नेता हैं वो चुनाव नहीं लड़े, उसका हमको नुकसान हुआ, लेकिन हमने पछाद में बहुत मजबूत टक्कर दी, बहुत कम अंतर से हम चुनाव हारे। हालांकि सरकार पूरी वहाँ बैठी रही, क्योंकि उपचुनाव में तो आपको मालूम है कि सरकार का पूरा दखल रहता है। अभी पंचायतों के जो चुनाव हुए, इसमें भी हमारी स्थिति अच्छी रही है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे लोग जो है चुन के आए हैं। तो मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत आधार है। अब कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें चलती है, हर संगठन में चलती है। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखें, इनकी अंदरूनी कलह तो सामने आ रही है। अब तो सार्वजनिक मंचों से मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एक दूसरे पे आक्षेप कर रहे हैं, तो ये चीजें चलती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज पहले से ज्यादा इकट्ठी है, एकजुट है, और आने वाले समय में अगर थोड़ी कुछ बातें रह गई हैं, उन बातों को भी हम खत्म करेंगे और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। कार्यकारिणी की जब सर बात हो रही है, बिल्कुल आपने कार्यकारिणी की बात कही। उस वक्त मैंने स्वयं कहा, क्योंकि जो हमारी कार्यकारिणी थी वो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी को, कि उन्होंने पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी भंग कर दी, ब्लॉक स्तर तक भंग कर दी। समय भी ज्यादा लगा दिया था। हाँ, ये थोड़ा मैं मानता हूँ कि थोड़ा समय जो है ज्यादा लगा, लेकिन जिस वक्त कार्यकारिणी नहीं थी, मैं अकेला अध्यक्ष था, उस वक्त भी हमने पूरे कार्यक्रम किए। मुझे एक कार्यक्रम दिया गया कि पूरे जिलों में जाके हम दौरे करें और जिला स्तर पे प्रदर्शन करें। हमारी जो उस वक्त की प्रभारी थी श्रीमती रजनी पाटिल जी, वो भी हमारे साथ थी, और उसके बावजूद भी हमने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए। दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया, और पहली बार हिमाचल से लगभग 5000 के करीब लोग वहाँ शामिल हुए। जब हमारी कार्यकारिणी बनी, उसके एकदम बाद लॉकडाउन लग गया, तो लेकिन लॉकडाउन के वक्त भी कांग्रेस पार्टी जो है सक्रिय रही। लेकिन आज कोई ऐसी स्थिति नहीं है, सब मिलजुल के इकट्ठे। कार्यकारिणी को लेकर सर वीरभद्र सिंह भी एक बार कह रहे थे कि बड़ी कार्यकारिणी बना के कुछ नहीं होगा जब तक जमीनी स्तर पर ना हो। फिर भी कार्यकारिणी में हमने देखा कि मंडी जिला में ही 170 से ऊपर सदस्य, कांगड़ा में कई बना दिए गए हैं। देखिए, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, हमेशा कार्यकारिणी छोटी होनी चाहिए, लेकिन
परेशानी ये होती है जी कि हमारे जो पार्टी के विधायक हैं, अब मुझे उनकी बात भी सुननी जी पड़ती बिल्कुल है। अब पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो पुराने समय से काम कर रहे हैं, जी आप एकदम उनको भी बाहर नहीं कर सकते। जी लेकिन एक बात मैंने तय की है, अभी जी 2 दिन पूर्व हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनकी बैठक थी, जी जो हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं जी उनकी बैठक थी। तो मैंने एक बात स्पष्ट तौर पे जी कही कि आने वाले समय में हमने सब उत्तरदायित्व निश्चित किए। जी जो पार्टी का पदाधिकारी निष्क्रिय काम नहीं कर रहा है, जी उसको मैंने स्वयं कहा कि वो स्वयं जो है अपने पद से हट जाए, अन्यथा जो है पार्टी को विचार करना पड़ेगा कि हम निष्क्रिय पदाधिकारियों को जी जो है संगठन में जगह नहीं दें। जी खैर सर, युवा संगठनों की जब बात आती है आपके संगठन में, तो इस बार भी हमने देखा कहीं ना कहीं निगम भंडारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बनाने पड़े। क्या लगता है कि एक अब अध्यक्ष से काम नहीं चला, या फिर लगा कि कहीं ना कहीं दूसरा एक गुट नाराज ना हो जाए? देखिए, अब जो युवा कांग्रेस के जो जी चुनाव हुए, और उसमें बाद में जो युवा कांग्रेस की आलाकमान है उन्होंने जी फैसला लिया जी कि अध्यक्ष के साथ एक कार्यकारी अध्यक्ष जी भी बनाएंगे। मुझे लगता है कि ये फैसला ठीक फैसला था, जी क्योंकि अगर सभी मिलजुल के काम करेंगे तो संगठन की ताकत बढ़ेगी। और अभी युवा कांग्रेस ने अपना काम शुरू किया है। जी मुझे पूरी उम्मीद है कि युवा कांग्रेस हिमाचल में जी जो है बेहतर ढंग से काम करेगी। जी सर, नगर निगम की हमने इससे पहले जिक्र किया, नगर निगम चुनाव का। तो टिकट के लिए अगर हम देखें, सोलन में जो कुछ हुआ, आपने भी तस्वीरें देखी होगी, वहाँ पर तो हाथापाई तक नौबत आ गई थी। कैसे आगे मैनेज करना कितना मुश्किल समझ रहे हैं? देखिए, अभी हमने जो लोग इंचार्ज बनाए हैं, जी जो पर्यवेक्षक बनाए, सब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जी हर जगह पे हमने जो है बड़े पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जी को जो है पर्यवेक्षक बनाया जी है। देखिए, जो आपने ये कहा कि जी सोलन में हुआ, जी हालांकि मैं सहमत नहीं हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए, जी लेकिन ये इसका अगर हम दूसरा पहलू देखें जी तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह ज़्यादा है। दावेदार भी ज़्यादा हो जाते हैं। दावेदार कब ज़्यादा होते जी हैं? जब लगता है कि स्थिति अच्छी है, हम चुनाव जीत सकते हैं। सकारात्मक तरीके हाँ, से आप देखना सकारात्मक। चाहिए। जी बिल्कुल। आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। और आज स्थिति मुझे ये लगता है कि जी दावेदार इसलिए ज़्यादा, उनको लगता है कि हम चुनाव जीत सकते हैं। हारने के लिए तो कोई नहीं लड़ना जी चाहता ना। बिल्कुल। अगर हमारी स्थिति बहुत खराब होती जी तो हमको तो उम्मीदवार ढूंढने पड़ते। जी आज तो उम्मीदवार इतने हो गए हैं कि मुझे परेशानी होगी आजकल कि पार्टी कार्यालय में लोग आने शुरू हो गए। और मैंने उनको भी कहा कि पार्टी कार्यालय से टिकट आवंटन नहीं होगा। जी जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे मजबूत जी होगा और जो जीतने की क्षमता रखता हो, जी उसी को हमारा प्रयास होगा कि हम जी। जो है उस व्यक्ति को टिकट दें। खैर आगे बढ़ते हैं सर। अनिल शर्मा ने भी कल विधानसभा में अपनी बात रखी। अनिल शर्मा से याद आता है कि अनिल शर्मा को आप बीजेपी में देखते हैं कि कांग्रेस में देखते हैं? देखिए, अभी देखो, पिछले जो लोकसभा के जी चुनाव हुए उसमें उनके पिता जी और उनके जो बेटे हैं। बेटे वो कांग्रेस जी पार्टी में शामिल हुए। ये वो परिवार तो कांग्रेस का ही रहा है, जी वर्षों से कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। जी अब तकनीकी रूप से तो अभी अनिल शर्मा भारतीय जनता जी पार्टी बिल्कुल। में अब उस हिसाब से हम देखते अभी तो भारतीय जनता जी पार्टी में। आने वाले समय में अगर वो कांग्रेस पार्टी में आना चाहें हैं। जी तो उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। जी सर, 2022 नज़दीक है। कांग्रेस पार्टी में राजा वीरभद्र सिंह ने कहीं ना कहीं पहले ही कह दिया है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। तो अब चेहरा लेके तो चलना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, आपकी नज़र में, आपने इतना समय अभी तक बिताया, आप तमाम ज़िलों में भी जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि किसी एक नेता के लिए सहमति बन पाना चुनाव से पहले ही, जिसका चेहरा लेकर आप आगे चल पाएं? देखिए, चुनाव कभी चेहरे से नहीं लड़ा जाता। जी चुनाव संगठन की ताकत से लड़ा जाता है। और अभी भी हमारे पास वीरभद्र सिंह जी का आशीर्वाद, जी बिल्कुल। उन्की ब्लेसिंग है, अभी भी है। जी वो कह रहे हैं, अभी मैं उनसे मिला, जी पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई, मेरी उनसे बात होती रहती जी है। उन्होंने मुझे स्वयं कहा जी कि मैं आपके साथ दौरे करूंगा। जी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितनी बार भी मैं उनसे मिलता हूँ एक नई ऊर्जा के साथ आता हूँ। जी सबसे पहले हमारा दायित्व यह है कि हम संगठन को मजबूत जी कर रहे हैं और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। जी अब आप देखेंगे कि नगर निगम चुनाव के बाद पूरा का पूरा ध्यान, पूरा मेरा फोकस संगठन को मजबूत करने में होगा जी और हम संगठन की ताकत से जो है चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जी सर, एक राष्ट्रीय स्तर का सवाल भी लेना लाजमी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों
कांग्रेस की तरफ से कई चिट्ठियां भेजी गई कि संगठन में बदलाव की जरूरत लगती है। क्या राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते हैं कुछ इस तरीके से? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा संगठन जी है, इतनी बड़ी पार्टी है, और वी आर ए डेमोक्रेटिक जी पार्टी, बिल्कुल। और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात करने का हक होता है। जी लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, अपनी बात कहने का हक है, जी लेकिन मर्यादा के दायरे में, जी मर्यादा से बाहर नहीं होना है हमको। जो भी हमको बात कहनी है जी वो इस ढंग से कहनी है कि संदेश गलत ना जाए। जी ये तो सबको कहने का अधिकार है। जी बिल्कुल। सर, जयराम ठाकुर बार बार कह रहे हैं कि अगले साल चुनाव है, स्वर्णिम काल रहा 3-4 साल जो रहे, कर्ज को लेकर बार बार उनकी आलोचना हुई, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष ने किया। उनके इस कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं स्पष्ट तौर से कहना जी चाहता हूँ कि इन 3 वर्षों में कोई उपलब्धि नहीं रही। अब मुख्यमंत्री खुद मियाँ मिठू बन रहे हैं, जी तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना जी चाहता। लेकिन इन 3 वर्ष में 3 काम अगर मुख्यमंत्री जी बताएंगे जी कि जो उन्होंने प्रदेश के लिए किए हों, जी तो मैं उनकी जो है प्रशंसा करने को तैयार हूँ। जी लेकिन उनके पास गिनाने को 3 काम नहीं है। जी बहुत निराशाजनक रहा ये कार्यकाल, जी और अगला जो 2 वर्ष है उसमें कुछ होने वाला नहीं है। अफसरशाही पूरी हावी रही, जी ये सरकार फैसले लेती रही और अपने फैसलों को पलटती रही। तो मुझे लगता नहीं कि इतनी नाकामी पहले सरकारों में जो है रही हो। बिल्कुल ये सरकार नाकाम रही। सर, हम आपने अभी तक अभी जितने भी मुद्दे गिनाए, जो विपक्ष का काम है, बहुत अच्छे भी मुद्दे गिनाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने बजट सत्र में हम चाह रहे थे कि इस तरीके से जनता चाह रही थी कि ये मुद्दे, तमाम बहुत सारे मुद्दे थे सरकार को घेरने के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष इतनी अच्छी तरह से इन्हें निभा नहीं पाई, कि इन मुद्दों को सरकार को घेर नहीं पाई? नहीं, देखिए ना, कल बजट आएगा ना, जी उसके बाद चर्चा होगी, क्योंकि निलंबन खत्म हो गया। जी बिल्कुल। तो अब हमारे सारे योद्धा तैयार जी हैं, अंदर भी लड़ेंगे हम। जी हमारे जो विधायक हैं जी वो विधानसभा के अंदर लड़ेंगे जी और हम बाहर लड़ेंगे। जी 2022 से नज़दीक है। अंतिम सवाल जाते जाते, कांग्रेस, क्या 2022 में चुनाव है एक है, और आपने क्या कुछ देखा अभी तक जब से आप अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष? 2022 में कांग्रेस बिल्कुल एक तरीके से लड़ रही है। देखिए, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि हम मिलकर लड़ेंगे, जी और ये काफिला चल पड़ा है। जी इस काफिले में जो शामिल होगा जी वो मंजिल तक पहुंचेगा। जी जो काफिले में छूट जी जाएगा वो छूट जाएगा। जी हम तो एक संकल्प के साथ चलें। और मैं पहले कह चुका हूँ कि जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया, जी मुझे राहुल गांधी जी ने एक एजेंडा दिया है, जी मैं उस एजेंडे के तहत काम कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में सोनिया गांधी का एजेंडा चलेगा, राहुल गांधी का एजेंडा चलेगा, जी कांग्रेस पार्टी का एजेंडा चलेगा। उस एजेंडे से बाहर नहीं होगा। और मैं तो संगठन के मैं ऊपर से नीचे नहीं आया, जी मैं नीचे से ऊपर आया हूँ। बिल्कुल। मैंने एनएसयूआई से लेके युवा जी कांग्रेस से लेके बरसों संगठन में काम किया, जी और पेशे से वकील रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो मैं अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी मैं दबाव की राजनीति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी संगठन में जो सही होगा वो मैं करूंगा, जी और सही राय मुझे अगर कोई पार्टी का वरिष्ठ नेता देगा, छोटा कार्यकर्ता देगा, जी मैं सबकी बात सुनने को तैयार हूँ। और मैं एक बात और कहना जी चाहता हूँ, बिल्कुल। आज राजीव भवन के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जी मेरे दफ्तर में तो कोई लाल बत्ती नहीं है। जो भी संगठन का व्यक्ति आता है, मैं सबसे मिल रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ, चाहे वो एनएसयूआई का हो, चाहे वो युवा कांग्रेस का हो, या कहीं से भी कोई भी कार्यकर्ता, मैं सबकी बातें सुन रहा हूँ। और कई बार आपको कार्यकर्ता से बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त संगठन में एकजुटता है, और अगर कोई प्रयास संगठन की एकजुटता को तोड़ने के लिए करेगा, वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त करने वाला नहीं। तो हम ये मान के चलें कि 2022 में कोई भाई भतीजावाद नहीं? निश्चित तौर पे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। देखो, मैं आपको जी मैं किसी दबाव के अंतर्गत जी काम नहीं बिल्कुल। करूंगा, जी क्योंकि मुझे संगठन का सोचना है। जी आई डोंट हैव एनी पर्सनल एजेंडा, मैं पहले कह चुका हूँ। जी और न ही मैं पर्सनल एजेंडे के तहत काम करूंगा। जी संगठन के जो हित में होगा और संगठन के हर कार्यकर्ता जी की पहचान होगी, मैं स्पष्ट रूप से कह चुका हूँ, क्योंकि मैं तो इतने साल सत्ता में नहीं रहा। जी इसलिए मुझे कार्यकर्ता के दर्द का एहसास है जी कि एक कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पे काम करता है, अगर हम उसकी अनदेखी करते हैं जी तो उसके दिल में क्या पीड़ा होती है। बिल्कुल। आज मैं इसी एजेंडे को लेकर चला हूँ। जी अभी 2 दिन पहले जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों जी की, बिल्कुल बैठा। ब्लॉक अध्यक्षों की मीटिंग थी, और तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, जी बिल्कुल। लेकिन मेरी कार्यप्रणाली की तारीफ की। आई एम ओपन टू जी एवरीबॉडी।
मैं बिल्कुल साफ बात करता हूँ, स्पष्ट बात करता हूँ। मैं राजनीतिज्ञों की तरह सोच नहीं रखता जी मेरी सोच, आई डोंट थिंक लाइक ए पॉलिटिशियन। इसको उठाओ, इसको गिराओ, ये सोच नहीं है। मैं खुले मन से चला हूँ और सबसे बाजू खोल के मैं कहना चाहता हूँ, सबके गले लगना चाहता हूँ कि आइए मिले, इस महान पार्टी के हम सब लोग सदस्य हैं, इस पार्टी को आगे बढ़ाएं। और मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ, इस पार्टी ने बहुत कुछ दिया बहुत लोगों को। जो लोग फर्श पे थे उनको अर्श तक पहुंचाए, और आज हम विपक्ष में, आज सभी का दायित्व बनता है कि योगदान दें। आज पार्टी से मांगने का समय नहीं है, आज पार्टी को देने का समय। मैं तमाम पार्टी के नेताओं से मेरा आग्रह है कि आज पार्टी के लिए योगदान दें, ताकि हम इकट्ठे होकर 2022 में अपनी जीत का परचम लहराएं। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला, आप आए। तो कुलदीप राठौर जी हमारे साथ थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2022 में हिमाचल की जनता बदलाव चाहती है। आप हिमाचल सहित देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हिमाचल अभी के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।